हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम आयुषी नेगी। आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स। इससे पहले जो दो प्रीवियस वीडियो थी वो किसे केटर कर रही थी, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ताकि हम अपने इस चैप्टर को पढ़ पाए। तो फाइनली अपने मेन चैप्टर में आ गए हैं। देखते हैं चीज़ें क्या रहेंगी। क्या देखो, सबसे पहले जो मेरे को डिस्कस करना है वो करना है नेशनल इनकम। चैप्टर का नाम क्या है? नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। तो याद रखना, जो ये एग्रीगेट्स है ना, यहाँ हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले इस नेशनल इनकम को समझो। नेशनल इनकम, अगर मैं पूछूँ ना कि नेशनल इनकम क्या है, तो ईजिली हम ये कह सकते हैं कि नेशनल इनकम मतलब जो भी नेशन है हमारा, जैसे हमारा नेशन क्या है, इंडिया। तो कोई लेमैन अगर आदमी होगा जिसने नहीं थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स को इतने अच्छे से पढ़ा होगा, तो वो सिंपली, या किसी से भी हम पूछें तो वो बोल सकता है नेशनल इनकम मतलब जो एक इंडिया के अंदर लोग पैसा कमाते हैं, मतलब उनकी पर्सनल इनकम। अगर हम लोगों की पर्सनल इनकम को ऐड कर दें, ठीक है, 1.39 बिलियन है हमारी पॉपुलेशन, अगर हम इन सब लोगों की पर्सनल इनकम को ऐड कर दें तो वो हमारी नेशनल इनकम बन जाएगी। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? पहली चीज़ तो जो इस इंडिया में रह रहे हैं वो सारे के सारे ज़रूरी नहीं है ना इंडियंस हो। कुछ फॉरेनर्स भी हो सकते हैं, कुछ थोड़े टाइम के लिए काम करने आ सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए आ सकते हैं, कुछ टूरिज्म के लिए आ सकते हैं, कहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं। सो जो ये इंडिया हम बोल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ अपने लोग नहीं रह रहे हैं। अगर सिर्फ अपने लोग रह रहे होते तभी भी एक बारी को सही होता, लेकिन तब भी सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो तुम इनकी इनकम की बात कर रहे हो ना, कि इस नेशन में एक एक इंसान ने जितना इनकम कमाया उसे हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। वो बिल्कुल अलग है नेशनल इनकम से। क्यों? क्योंकि जो इसकी ये पर्सनल इनकम है ना, इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है। एक तो फैक्टर पेमेंट, बताया था अपनी प्रीवियस क्लास में फैक्टर पेमेंट्स क्या होते हैं। दैट मीन्स इस इंडिविजुअल ने जो भी अपना काम करा, जो भी सर्विसेज दी, उसकी अगेंस्ट में इसको इसकी इनकम मिली होगी, उससे हम क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम। प्लस हो सकता है इसको ट्रांसफ़र इनकम या ट्रांसफ़र पेमेंट भी मिली हो, कुछ चैरिटी मिल गई हो, कुछ डोनेशन मिल गया हो, कोई ऐसी चीज़ मिल गई हो जिसके लिए इसने वर्क नहीं करा है, सिर्फ इसको दे दी गई है फॉर द पर्पस ऑफ वेलफेयर और फॉर द पर्पस ऑफ सोसाइटी, या बेनिफिट के लिए इसको दे दी। तो किसी की जो पर्सनल इनकम होती है ना, उसमें ट्रांसफ़र पेमेंट भी इंक्लूडेड हो सकती है। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया, नेशनल इनकम में कभी भी ट्रांसफ़र पेमेंट को इंक्लूड नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये तो मुफ्त में मिली चीज़ है, इसने तो कुछ कंट्रीब्यूशन करा ही नहीं इकोनॉमी में। और इनकम कैलकुलेट करने का सिर्फ एक ही मोटिव होता है। हम क्यों इनकम कैलकुलेट करते हैं? हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि अगर इस नेशन की इतनी इनकम है, दैट मीन्स इसने इतना प्रोडक्शन भी करा होगा। तो अगर हम ट्रांसफ़र पेमेंट को ले लेते हैं तो इनकम तो इतनी शो कर देगा, बट प्रोडक्शन तो कम हुआ है ना, क्योंकि ट्रांसफ़र पेमेंट तो विदाउट एनी प्रोडक्शन, विदाउट एनी मेहनत मिली है। इसीलिए नेशनल इनकम बोलता है इसे हटाओ, सिर्फ इसे रखो, और जब इसे हटाओ तो फिर इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही हटाओ जो हम सोच रहे थे। तो अब समझ लेते हैं नेशनल इनकम क्या है। अगर नेशनल इनकम की हम डेफिनेशन देखें तो अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, जैसे मैंने बोला है वीडियो के एंड में तुम लोगों को सब चीज़ में समराइज़ कराऊंगी। जब मैं समराइज़ कराऊंगी, रिकॉल कराऊंगी, उस टाइम पे तुमको साइड में कंटेंट मिलेगा, उस टाइम पे स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी यहाँ ध्यान से सुनो और मेरी राइटिंग पे मत जाना, बस चीज़ों को समझो, ठीक है? ये क्या है? नेशनल इनकम, राइट? सो नेशनल इनकम की अगर आप डेफिनेशन देखो, क्या डिफाइंड है? नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स and services produced by normal residents of a country that is producing something within the domestic territory, within या फिर outside the domestic territory of a country। एक और चीज़ है, in an अकाउंटिंग ईयर। अब इस डेफिनेशन में ना बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। पहला क्या है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा कीवर्ड क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट्स। तीसरा क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी। चौथा क्या है? अकाउंटिंग ईयर। इनको एक्सप्लेन करने से पहले एक और इसकी डेफिनेशन देख लो। कई बुक्स में क्या लिखा है
कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है, which is received by normal residents of a country producing a good within or outside the domestic territory of a country in an accounting year। तो यहाँ पे क्या हो गया, फैक्टर पेमेंट से कीवर्ड आ गया, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो मुझे एक बात बताओ, चाहे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बोलो चाहे फैक्टर पेमेंट्स बोलो, एक ही तो बात है। जो इन गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं कौन है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही तो है। और जब ये गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, जितना ये गुड प्रोड्यूस करेंगे उसी के अगेंस्ट इनको क्या मिल जाएगी, इनकम। तो इनका लॉजिक ये होता है कि जितना आउटपुट का प्रोडक्शन हुआ है दैट इज इक्वल्स टू इनकम जनरेशन, क्योंकि ये आउटपुट ऐसी तो पैदा हो नहीं गया होगा, इसमें कुछ लोगों की मेहनत तो लगी होगी, जिन लोगों की मेहनत लगी होगी उनको उनकी इनकम मिल गई होगी। तो चाहे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बोलो चाहे फैक्टर पेमेंट्स बोलो, बात एक ही है। दूसरी चीज़ मैंने तुमको बताया था ना अपनी प्रीवियस क्लास में कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। वो डिफरेंस इसीलिए बताया था ताकि तुम यहाँ पे सिर्फ गुड्स ना लिख के आ जाओ, सिर्फ गुड्स नहीं लिखना, कहीं तुम लिख दो नेशनल इनकम इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल गुड्स लिखोगे तो उसमें इंटरमीडिएट भी आ जाएगा, और इंटरमीडिएट हमें इंक्लूड नहीं करना। इंटरमीडिएट क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनकी वैल्यू ऑलरेडी इस फाइनल गुड में मिली हुई होती है। समझ आया, डबल काउंटिंग एरर आ जाएगा। एक ही गुड की वैल्यू को तुम 2 बार ले रहे हो। अगर तुमने चॉकलेट की वैल्यू ले ली तो उस वैल्यू में ऑलरेडी उसके रॉ मटेरियल्स की वैल्यू इंक्लूडेड है। तुम क्या कर रहे हो, चॉकलेट की वैल्यू भी ले रहे हो और रॉ मटेरियल की भी अलग से ले रहे हो। क्यों ले रहे हो, वो तो इंक्लूडेड थी। सो यहाँ पे क्या लिखना है, फाइनल गुड। अब हमें क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग ईयर बताती हूँ। अकाउंटिंग ईयर मतलब एक फिनेंशियल ईयर कितना होता है, तो हमको पता है ना फिनेंशियल ईयर क्या होता है, कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल से मार्च, है ना। सो अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर सबको क्लियर होगा। हमको जो यहाँ 2 कीवर्ड समझने हैं और बहुत ज़रूरी है, वो है नॉर्मल रेजिडेंट्स और एक पढ़ना है हमें डोमेस्टिक टेरिटरी। अब समझो इसको ध्यान से कि नॉर्मल रेजिडेंस क्या है और टेरिटरी क्या है। देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी को, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब अगर मैं किसी से पूछूं तो वो भी बहुत इजीली ये बोल सकता है, या लेमैन से अगर मैं पूछूं तो वो इजीली बोल सकता है, जो ये इंडिया है ना, मैप में मत जाना, समझ गए ना, इंडिया का मैप ही है, ठीक है। सो जो ये टेरिटरी है दैट मीन्स डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब जो भी चीज़ इसके, ये जो लाइन है ना, ये पूरी लाइन, इसके इस लाइन को ही हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी इट रेफर्स टू दी पॉलिटिकल बाउंड्री और जोग्राफिकल एरिया ऑफ अ कंट्री। दैट मीन्स जो ये बाउंड्री बनी हुई है यही हमारी टेरिटरी है, इसको डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। क्या ये चीज़ सही है, आधी सही है। क्यों, पहली चीज़ इसमें एक और ऐड करने की क्या है, दैट इट रेफर्स टू दी पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री गवर्नड या एडमिनिस्टर्ड बाय दी गवर्नमेंट। कुछ ना कुछ उसमें हमारा अधिकार होना चाहिए ताकि हम लोग फ्रीली घूम पाए। अब देखो मेरे पास अगर ना सिटीजनशिप है ना, मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं ऐसे ही यूएस में घूम लूँगी, यूके में घूम लूँगी और काफ़ी लंबे टाइम के लिए नहीं रह सकती ना। आई कांट मूव फ्रीली। मैं जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही हूँ वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं प्रॉपर हो सकता। इसका मतलब political boundary of a country which is administered by government so that person, goods, capital, investment, all these things can float freely और can move freely, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसमें ना कुछ चीज़ें हैं जो हमें, ये जो है ना हमारा ये डोमेस्टिक टेरिटरी, इसमें कुछ चीज़ें हैं इंक्लूडेड और कुछ चीज़ें हैं एक्सक्लूडेड। दोनों को बड़े ध्यान से समझो। मैंने जैसे पहले बताया, इसके अंडर, इसके यहाँ पे इंडिया में जो जो लोग रह रहे हैं वो सारे इंडियंस नहीं हैं। यहाँ पे इंडियंस के अलावा ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। यहाँ टूरिस्ट भी घूमने आ रहे हैं, यहाँ लोग पढ़ाई के लिए भी आ रहे हैं, यहाँ लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए भी आ रहे हैं, यहाँ कुछ लोग थोड़े से टाइम के लिए काम करने के लिए भी आ रहे हैं। तो क्या हमें इन लोगों को इंक्लूड करना है, क्या हमें इन्हें टेरिटरी का पार्ट मानना है, ये सारी चीज़ें हमें अभी समझनी होगी। तो याद रखना
सबसे पहली चीज़ जो आती है दैट इज़ इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल बाउंड्री, जो मैंने बोला ना इट रेफर्स टू द पॉलिटिकल बाउंड्री और जोग्राफिकल एरिया ऑफ अ कंट्री जो गवर्नमेंट से एडमिनिस्टर्ड है, उसके अलावा इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल फ्रंटियर। ठीक है, इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। अभी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स क्या होते हैं, याद रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल बाउंड्री एंड पॉलिटिकल फ्रंटियर। बाउंड्री मतलब क्या होता है ना कि प्रॉपर डिमार्केशन है, एक बाउंड्री बनी है, ये तुम्हारा ये हमारा, आ गए कर दिया तो हम पिटाई कर देंगे। लेकिन पॉलिटिकल फ्रंटियर में क्या होता है ना, फ्रंटियर में एज सच कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई प्रॉपर बाउंड्री नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, घुसपैठ होती है, इन्फिल्ट्रेशन होता है और लड़ाइयाँ होती है। अभी देखो जो कुछ कुछ एरिया है ना, जैसे यहाँ पे अपना जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है ना, वहाँ पे काफ़ी दिक्कत रहती है। यहाँ पे चाइना है तो चाइना कई बार इन्फिल्ट्रेट करता है, पाकिस्तान भी करता है यहाँ जम्मू के एरिया से, बट ये लोग क्या करते हैं, इंडिया में घुसने की कोशिश करते हैं। कहाँ से घुसने की कोशिश करते हैं, ये पॉलिटिकल फ्रंटियर से घुसने की कोशिश करते हैं। जहाँ प्रॉपरली बाउंड्री बनी है वहाँ से घुसेंगे तो दिक्कत होगी। अब जैसे चाइना क्या क्लेम करता है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हमारा एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में से एक पार्ट है, एक स्टेट है, लेकिन चाइना क्लेम्स कि ये हमारा पार्ट है, क्योंकि ये थोड़ा यहाँ तिब्बत वगैरह की तरफ में ये है, तो ये बोलता है कि हमारा पार्ट है, और यहाँ से कई बार घुसने की कोशिश करता है। यहाँ पे प्रॉपर डिमार्केशन बाउंड्री नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, हमें तो पता है ना ये हमारा स्टेट है, तो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स भी इंक्लूड करने हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, टेरिटोरियल वाटर। इसका मतलब क्या है, टेरिटोरियल वाटर का मतलब क्या है, हम सोचते हैं कि बस यही अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी, भाई इसके इर्द गिर्द पानी भी तो है, यहाँ पे पानी भी तो है, ये इधर पूरा कवर हो रखा है, यहाँ पूरा कवर हो रखा है, ये कवर हो रखा है ना। सो इससे इनका बोलने का मतलब क्या है कि जो ये वाटर है ना, यहाँ पे वाटर एरिया, यहाँ पे भी अपनी टेरिटरी है, बट कुछ लिमिट तक। ये नहीं है पूरा पानी यहाँ से यहाँ तक अपना ये अपना, नहीं, इसकी रेंज होती है। क्या रेंज है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ। इसकी रेंज है 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो भी हमारी टेरिटरी में आएगा। सो उसे भी इंक्लूड करना है। तो टेरिटोरियल वाटर दैट मीन्स इस पानी के टाइम पे यहाँ जो हमारी अभी शिप्स हो सकती हैं, हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हो सकते हैं, वो भी तो टेरिटरी का पार्ट ही है। फोर्थ क्या होता है, फिशिंग वेसल्स। फिशिंग वेसल्स क्या होते हैं, जो मच्छी पकड़ने वाली बोट होती है ना। अब ये थोड़ी मच्छी पकड़ते पकड़ते ये 12 नॉटिकल माइल्स को पार कर गए, कहीं और ही पहुंच गए, किसी और ही कंट्री में पहुंच गए, वो तो घुसपैठ मानी जाएगी, पिटाई विटाई हो जाएगी, मर जाएंगे। सो बड़े ध्यान से केयरफुली होकर रखना पड़ता है, ना ही वो हमारे इस 12 नॉटिकल माइल्स तक एंटर कर सकते। कर गए तो दैट मीन्स वो हमारी टेरिटरी में आ गए। वो ये नहीं बोल सकते तुम्हारी टेरिटरी ये बाउंड्री के अंदर ही है, नहीं, पानी के 12 नॉटिकल माइल्स तक भी अपनी बाउंड्री है, ठीक है। अब इसमें जो एक सबसे मेन है वो क्या है, एम्बेसीज। सबसे मेन जो है वो है एम्बेसीज। देखो एम्बेसीज क्या होता है, ये एम्बेसीज ना बेसिकली ऑफिसेज होते हैं। अब यहाँ एम्बेसीज का मेन काम क्या होता है ना, ये ऑफिसेज होते हैं जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल बोलो या डिप्लोमैट्स बोलो, ये अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, तो यहाँ पे सपोज करो ये एक एम्बेसी ऑफिस है, यहाँ एक एम्बेसी ऑफिस है, यहाँ एक एम्बेसी ऑफिस है। ये सोचो ये है यूएसए का, ये है यूके का, ये जर्मनी का हो सकता है, ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है। सो जो ये एम्बेसीज हैं, माना ये इंडिया के टेरिटरी के अंदर है, लेकिन ये एम्बेसी है किसकी, यूएस की है, तो ये एम्बेसी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी, ठीक है। ये किसका पार्ट होगी, जिस कंट्री का वो है। सो दिस यूएस एम्बेसी इज रिप्रेजेंटिंग यूएस इन इंडिया, दिस एम्बेसी इज रिप्रेजेंटिंग यूके इन इंडिया, दिस एम्बेसी इज रिप्रेजेंटिंग जर्मनी इन इंडिया, ठीक है। एम्बेसी में बेसिकली क्या होता है कि अगर यहाँ का कोई यूएस का कोई ट्रैवलर इंडिया में आ रखा है, उसे दिक्कत हो रही है, फॉरेन सर्विसेज चाहिए, तो वो इस एम्बेसी में जाके डील कर सकता है, राइट। ये हमें इंक्लूड नहीं करनी। हमें कौन सी एम्बेसीज इंक्लूड करनी है, जो हमारी इंडियन एम्बेसीज है फॉरेन में। हो सकता है ना ये यूएस, हो सकता है क्या होता है, ये यूएस में अपनी यहाँ इंडियन एम्बेसी है, माना ये टेरिटरी के बाहर है, लेकिन ये एम्बेसी किसकी है, इंडिया की है। तो जितनी और कंट्रीज़ में अपनी इंडियन एम्बेसीज हैं,
उसे हम इंक्लूड करेंगे अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी। तो यहाँ एम्बेसीज का मतलब क्या है, एम्बेसी ऑफ इंडिया। एक्सक्लूड क्या होंगे, फॉरेन एम्बेसीज, जो ये लिखा है ना मैंने यूएस यूके, भले ही टेरिटरी के अंदर है बट ये हमें एक्सक्लूड करने हैं। एक फॉरेन एम्बेसीज एक्सक्लूड करने हैं, और एक जो एक्सक्लूड करनी है चीज़ वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। यहाँ पे WHO भी हो सकता है, IMF भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, तो ये सारे बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये अपनी टेरिटरी में इनको मिल गई है जगह, ये वर्क इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड चीज़ है, ग्लोबल चीज़ है, इनके ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज़ में भी हैं, बट दिस डजंट मीन कि ये हमारी टेरिटरी ना। ये वर्ल्ड बैंक है, ये IMF है, ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी फॉरेन एम्बेसीज हमें एक्सक्लूड करनी है डोमेस्टिक टेरिटरी से। सो आई होप तुम्हें क्लियर होगा व्हाट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी पॉलिटिकल बाउंड्री तो है ही, साथ के साथ पॉलिटिकल फ्रंटेज भी हैं, टेरिटोरियल वाटर भी हैं, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट भी हैं, एम्बेसीज जो इंडिया की बाहर है, और इंडिया में जो फॉरेन की एम्बेसीज हैं एक्सक्लूड करनी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूड करनी है। सो इसके साथ अब हम चलते हैं नॉर्मल रेजिडेंस पे। ये भी तो हमने पढ़ा था ना, नॉर्मल रेजिडेंस क्या होते हैं क्या नहीं होते। तो देखो नॉर्मल रेजिडेंस के लिए ना सबसे पहले दो चीज़ समझो, इन्होंने डिफाइन करा है नॉर्मल रेजिडेंस रेफर्स टू या तो इंडिविजुअल या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो भी इंस्टीट्यूट दैट ऑर्डिनरली resides in that country, इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल रेजिडेंस किसकी बात कर रही हूँ, नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया। सपोज मैं नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया की बात कर रही हूँ, नॉर्मल रेजिडेंस बोलो या रेजिडेंस ऑफ इंडिया बोलो, एक ही बात है। तो नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया कौन कहलाएंगे, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। पहली चीज़ जो ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहा हो इंडिया पे, दूसरी चीज़ जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ही हो, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के बना, डोंट कंफ्यूज विद सिटीजनशिप, ना 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 ना। अब कितने ऐसे इंडिया के सिटीजन्स होते हैं, उन पे इंडिया की सिटीजनशिप होती है लेकिन वो बाहर काम कर रहे हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है, उन्होंने अपनी जॉब, अपना प्रोडक्शन, अपनी सर्विसेज, अपना कंजम्पशन बाहर ही देना है। माना वो ऑस्ट्रेलिया सेटल है, उसे ऑस्ट्रेलिया में ही करना है, सिटीज़न वो इंडिया का है, लेकिन उसको फिर उसे हम काउंट नहीं करेंगे, उसके प्रोडक्शन को हम क्या काउंट करें, वो तो ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है सारी चीज़ें। सो याद रखना नॉर्मल रेजिडेंट्स मे बी सिटीज़न एंड दे मे नॉट बी सिटीज़न, बट एक चीज़ होनी चाहिए कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ही होना चाहिए। दैट मीन्स वो जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो जो कंज्यूम कर रहा है, वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो कहाँ कर रहा है, इंडिया में ही कर रहा है। और ये जो मैंने लिखा ना ऑर्डिनरीली रिसाइड्स, ऑर्डिनरी का मतलब होता है कि जिसको रहते रहते 1 साल या उससे ज़्यादा हो गया हो, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो कोई फॉरेनर हो। दैट मीन्स नॉर्मल रेजिडेंस कैन बी नेशनल एंड नॉन नेशनल, फॉरेन नेशनल भी हो सकता है कोई कैनेडियन यहाँ आ गया, ठीक है, और वो यहीं सेटल हो गया, 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया या 1 साल भी हो गया, यहाँ वो प्रोड्यूस भी कर रहा है, कंज्यूम भी कर रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है कोई एक फॉरेन एक्सपर्ट आया यहाँ पे और वो सिर्फ 6 महीना रह के गया, लेकिन उसने काम करा है हमारे देश में, यहाँ रह के उसने कुछ कंट्रीब्यूशन करा है, लेकिन 1 साल के लिए नहीं करा, सिर्फ 6 महीने के लिए करा, तो ये नॉर्मल रेजिडेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंस मीन्स ऑर्डिनरीली कम से कम 1 साल या उससे ज़्यादा का तो काम करना ही है ना। क्यों 1 साल में हमने क्यों रखा, क्योंकि जो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं वो फॉरेन अकाउंटिंग ईयर करते हैं, अकाउंटिंग ईयर मतलब 1 साल का पीरियड होता है, तो 1 साल अगर काम नहीं करा तो क्या ऐड करें हम। अब यहाँ से ये जो भी कमाएगा ना 6 महीने के लिए, वो अपने देश ही ले जाएगा। क्लियर हुआ, नॉर्मल रेजिडेंस कंटेंट तुमको मिलेगा, डरो मत, ये सोच रहे होंगे मैम क्या लिख रही है खिचड़ी, समझने के लिए बस समझो, लास्ट में समराइज जब कराऊंगी कंटेंट मिलेगा क्लीन एकदम प्यारा, ठीक है। तो इसमें भी तुमको पता है क्या समझना है, तुमको ये समझना है कि नॉर्मल रेजिडेंस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं और क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड नहीं हैं। तो इंक्लूडेड तो क्या होगा, जो ऑर्डिनरीली रिजाइड कर रहा है इन अ कंट्री, दूसरा जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपने देश में है, चाहे वो इंडिया से आया है, इंडिया का ही है, चाहे वो सिटीज़न है, चाहे वो चाइना से आया, जापान से आया, जो भी है। इंक्लूड क्या नहीं होगा वो देखो, जो विजिटर्स होते हैं ना,
फॉरेन विजिटर्स होते हैं जो सिर्फ टूरिज़्म के लिए या घूमने के लिए आते हैं, वो हम इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ घूमने के पर्पज़ से आए, उनका कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट थोड़ी हो, तो घूमेंगे फिरेंगे अपने देश को चल देंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, जो बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं, ठीक है, या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, वो भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जो पढ़ाई के लिए आ रहा है वो पढ़ के फिर अपने देश चला जाएगा ना, वहाँ करेगा जो करेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए क्या हुआ, आपने आया ट्रीटमेंट करा, आप चल दिए। ऑर्डिनरीली तो रिजाइड नहीं कर रहे हो ना, यहाँ के रेजिडेंट तो नहीं हो ना, तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। थर्ड चीज़ इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगी, फॉरेन स्टाफ। अगर कोई फॉरेन स्टाफ यहाँ है तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। फोर्थ चीज़ क्या है, जो मैंने तुमको बताया था ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से सुनना, हमारे इंडिया में सपोज़ करो ये हमारा इंडिया है, इसमें यहाँ पे सपोज़ करो IMF है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिया में है ये अगर ये, इसमें अगर फॉरेन लोग काम कर रहे हैं तो उन एम्प्लॉयज़ की, फॉरेन एम्प्लॉयज़ की जो भी इनकम है वो इंक्लूड नहीं होगी, वो अपनी कंट्री में देंगे। लेकिन इस IMF में अगर कोई इंडियन है तो वो हम इंक्लूड करेंगे। दैट मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इंडियन जो वर्क कर रहे हैं उनकी सैलरी इंक्लूड होगी। सिमिलरली जो एम्बेसीज़ मैंने तुम्हें बताई थी ना, फॉरेन एम्बेसीज़ जो इंडिया में है उसमें भी तो वर्कर्स होंगे। तो बेसिकली जो US की एम्बेसी होगी ना इंडिया में, वो लोकल लोग ही रखते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे इंडियंस ही होंगे। तो जो यहाँ से ये कमाएंगे, भले ही ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, लेकिन जो इससे ये लोग इंडियंस कमाएंगे वो इंक्लूड होगा। दैट मीन्स इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज, उनकी इनकम वो सब इंक्लूड होगी एंड दे विल बी नोन एज नॉर्मल रेसिडेंट। वेयर एज इसी फॉरेन एम्बेसी में अगर कोई फॉरेनर काम कर रहा है उनकी इंक्लूड नहीं होगी। क्लियर हुआ? ये सारी चीज़ें बहुत है। अब तुमको अब वैसे सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम जब समराइज़ करते हैं फटाफट से और समराइजेशन में देखते हैं चीज़ों को और बेहतर तरीके से। आज हमने क्या समझा, नेशनल इनकम की डेफिनेशन समझी कि नेशनल इनकम भाई ऐसा नहीं है कि सारे लोगों की इनकम को जोड़ दो। क्यों नहीं जोड़ दो? क्योंकि उसमें फैक्टर इनकम भी और ट्रांसफ़र इनकम भी, ट्रांसफ़र को नहीं लेना। तो हमने समझा कि नेशनल इनकम क्या है, एक फाइनल गुड्स है वैल्यू की, या फैक्टर पेमेंट्स हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो डोमेस्टिक टेरिटरी में या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर भी। बाहर मतलब हो सकता है कि ये आपका अमेरिका हो गया या कोई कंट्री होगी, वहाँ पे हमारी इंडियन कंपनीज काम कर रही है और जो भी प्रॉफिट कमा रही है वो इंडिया में ला के दे रही है, तो बिल्कुल ऐड करेंगे हम, चाहे वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, लेकिन पैसा तो इंडिया में आ रहा है ना, तो वो नेशनल इनकम है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है नॉर्मल रेजिडेंस और डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में मैंने क्या बताया, वो सारी टेरिटरी जो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में तो आ रही हैं, साथ के साथ कुछ पॉइंट्स जो मैंने इंक्लूड करा है, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, देन टेरिटोरियल वाटर, देन फिश वेसल्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, एम्बेसीज, इंडिया की एम्बेसीज जो बाहर है वो इंक्लूड करनी है। एक्सक्लूड में क्या है, फॉरेन एम्बेसीज जो इंडिया में है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में है। नॉर्मल रेजिडेंस हमने देख लिया है क्या नहीं क्या है, कंटेंट आपके सामने है। अब आपको सिर्फ नोट्स बनाने हैं, प्रिपेयर इट वेल। इन माई नेक्स्ट क्लास आई टॉक अबाउट इट्स एग्रीगेट्स, किसके एग्रीगेट्स क्या है, उसके बाद चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। देन वी विल मूव टू द लास्ट चैप्टर जो है मेथड्स, जिनके हेल्प से ये नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है। जो हमने यहाँ इतना पढ़ा है ना, और जो हम एग्रीगेट्स पढ़ेंगे, इसको प्रैक्टिकली निकालते कैसे वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। So this is all for today. If you like the video, please hit the like button, and if you haven't subscribed the channel, subscribe it. Don't forget to hit the bell button also. Bye bye.